नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी मंजूर नहीं, आरएसएस को राहुल गांधी मंजूर नहीं है, पूरी बीजेपी को राहुल गांधी मंजूर नहीं है, हर देश तोड़ने वाले को राहुल गांधी मंजूर नहीं है, हर पूंजीवादी को राहुल गांधी मंजूर नहीं है, हर जातिवादी को राहुल गांधी मंजूर नहीं है, हर सांप्रदायिक व्यक्ति को राहुल गांधी मंजूर नहीं है। राहुल गांधी किसी भी मुनाफाखोर को मंजूर नहीं। राहुल गांधी कथित विपक्षी दलों को मंजूर नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना यदि आरएसएस देखती है, बीजेपी देखती है, तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना समाजवादी पार्टी भी देखती है, आम आदमी पार्टी भी देखती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखती है, टीएमसी भी देखती है, शरद पवार की एनसीपी भी देखती है और अजीत पवार की एनसीपी भी देखती है, उद्धव ठाकरे भी देखते हैं और शिंदे भी देखते हैं। तो कांग्रेस किसकी पसंद है? तो कांग्रेस राहुल गांधी उन युवाओं की पसंद है जिनके हक छीने गए। राहुल गांधी उन दलितों के, उन बेटियों की पसंद है जो तमाम हिंसा का शिकार हुई है, तमाम तरह के भेदभाव का शिकार हुई। राहुल गांधी और कांग्रेस उन आदिवासियों को पसंद है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। राहुल गांधी पसंद है उस व्यक्ति को जो संविधान को प्यार करता है, पसंद करता है। राहुल गांधी पसंद है उन अल्पसंख्यकों की जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनका सब छीना जा रहा है। राहुल गांधी पसंद है उन बहुसंख्यकों की जो भारत को प्यार करते हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए शहीद हो जाना पसंद करते हैं। राहुल गांधी पसंद है उन व्यापारियों की जो व्यापार मुनाफे के लिए ही नहीं, मुनाफे के साथ साथ देश और वहां के नागरिकों के हित के लिए भी करते हैं, रोजगार देने के लिए भी करते हैं। राहुल गांधी पसंद है उन हर व्यक्ति के, उस हर प्रोफेशनल के जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, देश के साथ हम भी आगे बढ़े और दुनिया में भारत चमकता हुआ सितारा बने। जी हां, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आरएसएस से शुरू होती है और आरएसएस की राजनीति नफरत से शुरू होती है। उस समय मुस्लिम से, सिखों से सबसे नफरत के लिए बना था आरएसएस और जब 1925 में बना था तब से उसने इनके प्रति नफरत के भाव में ही काम किया, सदैव किया, तोड़ने का काम किया। याद करिए, पंजाब प्रांत में हो या बंगाल में हो, इन दोनों को बांट करके पाकिस्तान बना देना चाहिए, इसका प्रस्ताव आरएसएस बीजेपी के जो पुरोधा हैं, उनके आदर्श हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पास किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय डिप्टी सीएम थे बंगाल प्रांत के, और बंगाल प्रांत का मुख्यमंत्री कौन था? मुस्लिम लीग का। इसी तरीके से आरएसएस और मुस्लिम लीग मिलकर के सीमांत प्रांत पे भी सरकार चला रहे थे और पंजाब के पास भी चला रहे थे। यानी 3 राज्यों में सरकार दोनों मिलके चला रहे थे और फिर दोनों हिंदू मुस्लिम का कत्लेआम भी करवाते हैं और देश को भी बंटवाते हैं। ये वो थे। अब बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है,
उस पर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक आवाज नहीं आप सुनेंगे। नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत की वह राष्ट्रपति जो कहती बस बहुत हो चुका, वह नहीं बोल रही है। वह उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहा है जो जगदीप धनखड़ कहता है मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। अब आप सोचिए क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये पूंजी के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए जीते हैं, आपके लिए नहीं जीते। ये किसानों को खा जाना चाहते हैं, ये छोटे व्यापारियों को खा जाना चाहते हैं, और ये इस देश के युवाओं को बेरोजगार बना करके उनको ज़ॉम्बी बनाने का काम करते हैं, उन्हें लुटेरा बनाने का काम करते हैं। ये लड़कियों को वेश्यावृत्ति में ढकेलने का काम करते हैं, इसलिए नहीं चाहते। उदाहरण देता हूं, नोएडा में एक गैंग पकड़ा जाता है जो ठगी का पूरा नेटवर्क चला रहा था, लेकिन उसके यहां 70 वो लड़के पकड़े जाते हैं जो वहां 25,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे उस कॉल सेंटर में। उनका कोई दोष नहीं था, वो नौकरी कर रहे थे क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है तो मजबूरी में कर रहे थे, और उनसे ठगी का असल में काम कराया जा रहा था कॉल के जरिए। उन्हें पता ही नहीं कि वो करके क्या किया जा रहा है। जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल चल रहा है, उसमें 5,000 करोड़ रुपया चाइना को जा चुका है। यानी आप समझिए 5,000 करोड़ तो जा चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब जा चुका है सितंबर तक। अब इसके आगे कितना गया है अभी डेटा आया नहीं। यह है खेल। क्यों? क्योंकि देश बेरोजगारी में है। पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी भारत के भीतर है, इसलिए यह हो रहा है। महंगाई जिस तरह से है, टैक्स टेररिज्म कर दिया गया है जिससे उद्योग धंधे छोटे बंद होते चले जा रहे हैं, रेगुलर बंद हो रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो रहा है। और यह हालत है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिसे ये बड़ा कहते थे वो आज खत्म होने की तरफ है। संसद में इस बात को कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने बेहतर तरीके से बताया। समय है कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बार दोबारा से व्यापक चर्चा करने का, और ये चर्चा उस समय हो रही है जब दूसरे तिमाही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका वृद्धि रेट 5.4% पे आ गया है। आरबीआई का अनुमान था कि अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ेगी। उपभोक्ता की खपत कमजोर हुई। निगमित आय कर में 2019-20 में कटौती करने के बावजूद जो निजी निवेश है वो निजी निवेश बढ़ा नहीं है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बैसाखी के सहारे ये अर्थव्यवस्था चल रही है। इस वर्ष 15,01,890 लाख करोड़ का सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पर जैसे ही सरकार ने इसके क्रम में थोड़ी सी कमी की है, अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका सीधा सीधा असर दिखना शुरू हो गया है। भारत का जो निर्यात है वो कम हुआ है। गुड्स जो का क्षेत्र है उसमें जो भारत का शेयर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का वो सिर्फ 1.8% है, और सर्विसेज में वो शेयर 4.3%। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार सदन के समक्ष 87,762.56 करोड़ की मांग लेके आई है, जिससे जो सरकार का वित्तीय घाटा है या जो सरकार का खर्चा है वो 39,08,276.56 करोड़ पर 56 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा। सभापति महोदय, कोई भी अर्थव्यवस्था 5 बिंदुओं पे खड़ी है। सबसे पहला सेविंग्स, बचत, दूसरा कंजम्पशन, खपत,
तीसरा इन्वेस्टमेंट निवेश, चौथा प्रोडक्शन उत्पादन और पांचवा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। और इन्हीं पांचों मापदंड के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था के, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है, पर कच्चे उड़े हुए। बहरहाल राहुल गांधी इसीलिए तो पसंद नहीं है क्योंकि सच बोल देते हैं। वो हक दिलाने की बात करते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की और वंचित वर्ग की। वो जो सवर्ण क्लास से आता है उसके जो गरीब गुरबे हैं उनकी। वो उस 10% की बात नहीं करते हैं जो असल में इस देश को लूट रहा है। वो उस 1% के साथ नहीं खड़े होते हैं जो इस देश का सारा लूट कर विदेश ले जा रहा है। इसलिए यह स्थिति। लेकिन जब राहुल गांधी लड़ते हैं, वो कहते हैं संविधान, वो बात करते हैं, उसे जीते हैं, कांग्रेस जीती है, तब कुछ दल हैं जो खुद को विपक्षी बताते हैं, कहते हैं हम जनता के हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में साधक बन जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार 39% यानी 39% पर सरकार बन जाती है और 60 से अधिक % लोगों के विपक्ष में वोट होते हैं, बावजूद बन जाती है। कैसे बनती है? क्योंकि ये दल वो वोट बटा लेते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी, गौतम अडानी, अंबानी और जो पूंजीपतियों का साम्राज्य स्थापित हुआ है, जिसके कारण इस देश को बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे तमाम संकट झेलने पड़ रहे हैं, भारत को दुनिया में बेइज्जत होना पड़ रहा है, उन सब के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो इनमें से तमाम दल वहां जाके मत्था टेक देते हैं। समाजवादी पार्टी ने जाके मत्था टेक दिया, ममता बनर्जी ने कि टीएमसी ने मत्था टेक दिया जाकर के उमर अब्दुल्ला ने, अदानी के दलाल निशिकांत दुबे के यहां, और मत्था टेक दिया शरद पवार ने। शरद पवार तो कहते हैं अडानी मेरे दोस्त। और इसी तरीके से पूरा खेल हो रहा है। तो किसी को मोदी ईडी से डरवा देते हैं, किसी को सीबीआई से डरवा देते हैं, इनकम टैक्स से डरवा देते हैं, तो कोई उस कारण खड़ा हो जाता है। उदाहरण ममता बनर्जी है, केसीआर है, और आपने देखा उड़ीसा वाले नवीन पटनायक हैं। इस टाइप के भी लोग हैं, तो वो डरे हुए खड़े हो जाते हैं। लेकिन डरता कौन नहीं? डरते नहीं है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, डरते नहीं है हेमंत सोरेन, डरते नहीं है डीएमके लीडर। तो अब आप समझिए, जो नहीं डरते हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, जो नहीं बिक रहे हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं, जिन्हें अडानी अंबानी नहीं खरीद पा रहे। यह अंतर है। जब यह हालत हो तो आपको पहचानना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की भी सरकार रही है, तो यह लड़ाई 3 में है। लेकिन समाजवादी पार्टी जा करके आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है और कहती हम इन्हें बिना शर्त समर्थन देंगे। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जाती है और कांग्रेस को समर्थन नहीं देती है। वही समाजवादी पार्टी जाकर के खड़ी हो जाती है मध्य प्रदेश में और हरवाती है। वही समाजवादी पार्टी जाके खड़ी हो जाती है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो तमाम जगह जाके खड़ी होती है। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी तमाम जगह जाके गोवा में, गुजरात में और दूसरी जगह जाके खड़ी होती है, हरियाणा में खड़ी होती है और कांग्रेस को हरवाती है। इसी तरीके से टीएमसी वो तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और आकर के गोवा में कांग्रेस को हरवाने का काम करती है और कई जगह हरवाने का काम करती है, उत्तर प्रदेश में हरवाने का काम करती है।
तो इससे आप समझ सकते हैं ये दल ही हैं जिनके बूते नरेंद्र मोदी की 39% में भी सरकार बन जाती, क्योंकि इन दलों ने सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए, भ्रष्टाचार के लिए ये सारे काम किए हैं। भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए कांग्रेस के किसी भी नेता पर इन सब ने आरोप लगाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक आरोप साबित नहीं कर सका है। लेकिन इनके नेताओं के पकड़े भी गए हैं, बरामदगी भी हुई है और भी बहुत कुछ हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह परिवार के भ्रष्टाचार के मामले को बंद करा दिया, यह उपहार दिया, इसलिए वो कैसे लड़ेंगे? अखिलेश यादव की ही पार्टी से अंबानी के बेटे सांसद रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? वो कारपोरेट के पोस्कों के साथ खड़े होते हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? अमर सिंह कैसी दलाली चलाते थे, किसी से छिपी नहीं। इसके बाद यदि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो खुले तौर पे कारपोरेट के साथ, वो चोरी नहीं कर रही है, वो सीधे सीधे कह रही है हम डाका डाल रहे हैं और हम अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो कुछ भी करें हम उनका साथ देंगे। लेकिन ये दिखाते हैं कि नहीं, हम तो समाजवादी हैं। उधर ममता बनर्जी दिखाती नहीं, हम देखो टाटा का विरोध कर के आए हैं, लेकिन वास्तव में वो कारपोरेट के साथ खड़ी होती हैं, अंबानी के साथ भी खड़ी होती हैं, अडानी के भी साथ खड़ी होती हैं। इसी तरीके से केरल में वामपंथी सरकार है, विजयन अडानी के साथ खड़े होते हैं, तो आपके वोट इस तरह से बांटे जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सारे परिवारवाद भी इन्हीं पार्टियों में, चाहे समाजवादी पार्टी में कभी भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यादव परिवार के अतिरिक्त नहीं हो सकता है, टीएमसी में ममता बनर्जी के परिवार से अतिरिक्त नहीं हो सकता है, उधर लालू यादव के परिवार से अतिरिक्त नहीं हो सकता है, और उधर अब्दुल्ला परिवार से अतिरिक्त नहीं हो सकता है। उधर चले जाइए तो शरद पवार के परिवार से अलग नहीं हो सकता है, या उद्धव ठाकरे के परिवार से अलग नहीं होता है। यदि अलग होगा तो देखिए आप, शिंदे बन गया और वो भाजपा के साथ चला जाता है। तो आप इससे समझिए, ऐसे ही प्रकाश सिंह बादल के परिवार का देख लीजिए, बादल परिवार के अतिरिक्त नहीं होता है। इधर हरियाणा में चौटाला परिवार के अतिरिक्त नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस में एक दलित, महादलित परिवार से आया हुआ मजदूर का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। बाबू जगजीवन राम जैसा गरीब आदमी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जातियों से, तमाम धर्मों से, तमाम जगह से आए हुए लोग अध्यक्ष बने, मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। इतने महागरीब घर के लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने ही प्रधानमंत्री बनवाया था, चंद्रशेखर को कांग्रेस पार्टी ने ही समर्थन देके प्रधानमंत्री बनवाया था। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने तो बनवाया, और यही नहीं, देवे गौड़ा हो, आई के गुजराल हो, इन सबको भी कांग्रेस पार्टी ने ही प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस पार्टी ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। यानी वहां प्रधानमंत्री भी बाहर से, दूसरे परिवारों से आए लोग, दूसरी जातियों और धर्म से आए लोग बन सकते हैं। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दूसरे परिवारों से आए लोग बन सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम जो ये क्षेत्रीय दल हैं उनमें नहीं बन सकते। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं अध्यक्ष बन सकता है, उसका प्रमुख बन सकता है, और जिसे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे वो उनकी खड़ाऊ रख के ही करेगा, वो कुर्सी खाली छोड़ेगा वो वाली। यह स्थिति है, आतिशी का उदाहरण आपके सामने मौजूद है। और चंद दिनों की पार्टी और तमाम भ्रष्टाचार उसके सामने है।
तो साहब यह है असली चेहरा। तब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता सांप्रदायिकता से चलाती है और सांप्रदायिकता उसकी हर जगह दिखती है। उत्तर प्रदेश में संभल में दंगा हुआ तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ विधानसभा के भीतर कहता है कि संभल के इतने दंगे हुए, उसमें 206 लोग मरे, कभी कोई नहीं रोया, अब 5 लोग मर गए तो रो रहे हैं। क्यों भाई, मारे जाएंगे तो रोया नहीं जाएगा? और मरे कब कब है? जब हिंदू महासभा जिसके आदित्यनाथ हैं और मुस्लिम लीग जिसके साथ वो मिलकर सरकार चलाते थे, उन्होंने देश की आजादी के वक्त में जो दंगे फसाद किए उसमें लोग मरे थे। या फिर 1978 में सबसे ज्यादा लोग मरे थे जब भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था और उनकी सरकार थी। उस समय 184 लोग मरे थे और अब मर रहे हैं। तो कांग्रेस के सरकार में तो नहीं मरे, तो मरे कब? जब आप लोगों के हाथ में थी। तो अब आप 5 लोगों को मार डालेंगे, घरों में मंदिर ढूंढते घूमेंगे। वो भी मंदिर किसके? जब 1978 में वह व्यक्ति उसी दंगे में, जब भाजपा और सबकी सरकार थी, ज्वाइंट सरकार थी, उस सरकार में दंगा हुआ था और उस दंगे में वो घर छोड़ के चले गए थे। उस घर में उनके घर का मंदिर, आप कहेंगे मंदिर है, इसी बहाने मुस्लिमों के भी घर खोदे जाएंगे। यह हालत कर दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का बा नहीं बोलेंगे, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं उसका मां नहीं बोलेंगे, और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर नहीं बोलेंगे। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम संकट खड़े हैं, उन पर कोई बात नहीं करता है। तो कौन लड़ता है? सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ कांग्रेस। वो किसान की भी लड़ाई लड़ती है, वो बेरोजगार की भी लड़ाई लड़ती है, वो महिलाओं की भी लड़ाई लड़ती है, वो छोटे दुकानदारों की भी लड़ाई लड़ती है, वो कर्मचारियों की भी लड़ाई लड़ती है, और वो कुलियों की भी लड़ाई लड़ती है, वो किसानों की भी लड़ाई लड़ती है, वो मजदूरों की भी लड़ाई लड़ती है, तब वो हुनरमंदों की भी लड़ाई लड़ती है। और राहुल गांधी कहते हैं एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य काट लेते हैं जिससे उसका हुनर छीन लेते हैं। तो यह हुनर छीनने का काम हो रहा है। और ऐसे दल जो झूठे विपक्षी दल हैं, वो सिर्फ कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। हरियाणा में आपने देखा इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी, उसके आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की, और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये और भारतीय जनता पार्टी, ये सब कांग्रेस को हराने का काम कर रहे थे। ये 7 दल मिल करके, और कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। यह सोचिए, इसी तरह की स्थिति कमोबेश आपने जम्मू कश्मीर में देखी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी साथ थे, लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और वहां की लोकल, जिसे नरेंद्र मोदी ने ही खड़ा किया है, वो मिल करके, और जो है गुलाम नबी आजाद की पार्टी, ये सब मिल करके कांग्रेस को हराने का काम कर रहे थे। इसी तरीके से गोवा में टीएमसी, आम आदमी पार्टी और दूसरे सब मिल करके कांग्रेस को भाजपा के साथ मिलकर हराने का काम कर रहे थे। इसी तरीके से गुजरात में आप देख लीजिए, इसी तरीके से कर्नाटक में आप देख लीजिए, इसी तरीके से असम में आप देख लीजिए, इसी तरीके से बिहार में आप देख लीजिए, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, और इसी तरीके से पंजाब में देख लीजिए, या इसी तरीके से उत्तराखंड में देख लीजिए, या कहीं भी देश में देखिए। तो इससे आप समझ लीजिए, जब ये करते हैं तो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अपनी सत्ता अपने को बचाने को, कि हां ईडी ना आए, सीबीआई ना आए और कुछ ना आए, हम बच जाएं और हमें सत्ता मिल जाए, यदि मिल जाए, नहीं तो मोदी की सरकार बन जाए, और नफरत का खेल चलता रहे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। कभी भी आपको संविधान के मुताबिक उचित सरकार, न्याय न मिले,
तभी देखिए, जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल घर में बैठे रहे, उस दर्द में गए नहीं। संभल में दंगे हुए, अखिलेश यादव ने एक बार भी जाने का प्रयास नहीं किया। इसके पहले रामपुर हो या कासगंज हो या कहीं भी दंगे हुए हो, कभी जाने का प्रयास नहीं किया। जब दलित बेटियों के साथ चाहे हाथरस हो, चाहे जहां पर भी हो, गैंगरेप हुए, कभी भी अखिलेश यादव ने जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर जगह गए। जब किसानों पे जीप चढ़ाई गई, अखिलेश यादव नहीं गए, प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी गए और कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री गए। यह सबूत है। और इसी तरह सिखों के साथ भी होता है। एक सिख गायक रंजीत सिंह हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक शो करने जा रहा था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंच गए उसके खिलाफ कि ये कट्टर सिख है, इसलिए हम इसे नहीं करने देंगे, और उसका विरोध करके उसमें बवाल कर दिया, उसका शो कैंसिल करना पड़ा। तो आप सोचिए कितने नफरत से भरे हैं। कहीं ईसाइयों को मारते हैं, कहीं सिखों को मारने का काम करते हैं, कहीं मुसलमानों पे हमला करते हैं। यानी जो राहुल गांधी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों पर ये हमला करते हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसके लिए ये तय करते हैं। और इसी में इनकी अदालतें आज काम कर रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के हमने देखा कि उन्होंने क्या कहा कि बहुसंख्यक के मुताबिक चलेगा, कठमुल्लों के मुताबिक नहीं। इस तरह के सब चीज वो हाई कोर्ट का जस्टिस बोलता है। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट का जस्टिस बोलता है कि मस्जिद में घुस करके जय श्री राम के नारे लगाना कोई अपराध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह संघी बैठे जजों ने पूछा ये कौन सा अपराध है। अब आप सोचिए, गाजियाबाद में मुसलमानों को का कत्ल करने की बात करने वाला नरसिम्हानंद धर्म संसद की आयोजित करने का काम करता है, जहां से मुसलमानों के प्रति जहर बोए जाते हैं और सब कुछ किया जाता है, सरेआम किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर मौन रहता है, तमाम मौन रहते हैं। तो यह आप समझ लीजिए, लड़ाई कौन लड़ता है? कांग्रेस लड़ती है, राहुल गांधी लड़ते हैं, बाकी सब खामोश। सड़क पर भी राहुल गांधी लड़ते हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी लड़ती है, कहीं महिला कांग्रेस लड़ रही, कहीं यूथ कांग्रेस लड़ रही है, कहीं एनएसयूआई लड़ रही। लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अखिलेश यादव कहीं धरने पे बैठे, कहीं पर धरने पे बैठ गए कोई और वो सब मलाई खाने में बैठे। यह सत्य है। इसलिए यदि फांसीवाद को उखाड़ना है तो अब सीधे वापस कांग्रेस के पास आना पड़ेगा, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तभी संविधान भी बचेगा, देश भी बचेगा, आप भी बचेंगे, आपका भविष्य भी बचेगा और आपकी बेटियां भी बचेंगी, आपके बच्चों को राहत मिलेगी। जी हां, एकमात्र रास्ता है। और ये सांप्रदायिकता की आग तभी बुझेगी जब मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जय